वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और उसी में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ देख रहे हैं 2021 की। उसी में आज हमारी 33 क्लास है, जिसमें हम फिर से 10 पेडागोजी के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमारे 1 जनवरी 2021 में पूछे गए थे। ये सीरीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। अगर किसी ने स्टार्टिंग से ये सीरीज़ नहीं देखी है तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आप क्लास 1 पर पहुंच जाएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले 2021 के जो कंटेंट के क्वेश्चन अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए थे वो कराए हैं हमने, और उसके बाद अब ये हम पेडागोजी के क्वेश्चन कर रहे हैं। और आज हम देखने वाले हैं जो 1 जनवरी 2022 में हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे पेडागोजी के 10। ये सीरीज़ देखकर ही जानी है जो भी बच्चे 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 50% काम उनका ये सीरीज़ ही कर देगी अगर वो 2021 वाली ये पूरी प्रीवियस ईयर की सीरीज़ देखकर जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, नॉट बोल रहा है, नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग एट द अपर प्राइमरी स्टेज। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर की विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिए हैं और कौन सा उद्देश्य नहीं होगा साइंस टीचिंग का वो हमको यहाँ पर बताना है। यूजिंग सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट एज अ टूल टू डिस्कवर वेरीफाई थ्योरेटिकल प्रिंसिपल। चलिए देखते हैं क्या ये यहाँ पर नहीं होगा, बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं, क्योंकि ये सिस्टमैटिक बोल रहा है। देखिए साइंस में चीज़ें सिस्टमैटिक नहीं होती। कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी अगर आप खोज कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो उसमें कुछ भी सिस्टम नहीं होता। आप अपने अकॉर्डिंग, बच्चे जितने भी होते, जैसे उनको कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है तो बच्चा अपने अपने आइडिया लगाते हैं और अपने अपने अकॉर्डिंग ही वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग ही वो प्रोसेस करते हैं। वहाँ पर कभी भी साइंस में कोई सिस्टमैटिक वे नहीं होता, तो मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं होना चाहिए। बाकी सारे ऑप्शन भी देख लेते हैं। लर्निंग कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस थ्रू क्या हो गया, फैमिलियर एक्सपीरियंस। बिल्कुल, हम जो साइंस के कॉन्सेप्ट है वो कैसे पढ़ रहे हैं, सुपरिचित अनुभवों के आधार पर विज्ञान की अवधारणाओं को सीखना। टीचर बिल्कुल यही करता है। अगर उसको कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाना होता है तो वो बच्चों को एवरीडे लाइफ जो आसपास की चीज़ें हैं उनसे कनेक्ट करते हुए वो उनको पढ़ाने की कोशिश करता है। कोई भी घटना जो आसपास घट रही है पहले उसको समझाने की कोशिश करेगा और उसके बाद वो बच्चे को उस टॉपिक तक लेकर जाएगा। तो फैमिलियर एक्सपीरियंस के थ्रू ही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं साइंस में, तो ये तो ऑब्जेक्टिव होगा। वर्किंग विद हैंड टू डिज़ाइन सिंपल टेक्नोलॉजिकल यूनिट एंड मॉड्यूल्स। बिल्कुल, सरल प्रौद्योगिक इकाइयाँ और मॉड्यूल हाथों से तैयार करना। साइंस में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इससे खोजी बनेंगे, वो खुद से सोचेंगे, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी, जो कि साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। डूइंग एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट टू अराइव एट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। ये भी सही है कि विज्ञान की अवधारणाओं को जानने के लिए क्रियाकलापों और प्रयोग को करना, यही इंपॉर्टेंट है। कोई भी अवधारणा जाननी होती है विज्ञान में तो वो क्रियाकलाप और प्रयोग के द्वारा ही होती है, तभी हम उस पर विश्वास करते हैं। तो ये पॉइंट भी जो है आपका एक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा यहाँ पर साइंस का। तो जो पहला ऑप्शन है वो ही यहाँ पर गलत होगा कि यूजिंग सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट, सैद्धांतिक सिद्धांतों की खोज सत्यापन के लिए योजनाबद्ध प्रयोगों का उपकरण के तौर पर उपयोग करना। तो याद रखेंगे साइंस में कभी भी आपका जो होता है योजना जो है वो बद्ध नहीं होती, उसको बाउंड नहीं करा जाता कि उसमें पर्टिकुलर इतने ही स्टेप होंगे। कोई भी सिस्टम नहीं फॉलो होता साइंस में। आप अपने अकॉर्डिंग, आपके दिमाग में जो आइडियाज़ आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपको तो कंक्लूजन पर आना है, चीज़ों को सही कर कर दिखाना है, ना कि ये कि एक सिस्टम है इसी के अकॉर्डिंग आपको सारे स्टेप जो हैं वो फॉलो करने होंगे। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, वही हमारा उद्देश्य नहीं होगा। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि मैम आप हिंदी और इंग्लिश को दोनों को एक ही पेज पर लिख दीजिए। देखिए वो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं कर सकती हूँ, लेकिन वो मैं जानकर नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम आएगा ना तो आपको ये हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन एक साथ नहीं मिलेंगे। वहाँ पर क्या होगा, इंग्लिश का क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होता है, काफ़ी बड़ा होता है, उसको स्क्रॉल करना होगा, फिर आप नीचे हिंदी पर आएंगे, फिर से अगर आपको इंग्लिश देखना है तो स्क्रॉल कर कर ऊपर जाना होगा, ताकि वो हैबिट आपकी बनी रहे। इसलिए ही मैं अलग अलग जगहों पर ये क्वेश्चन दे रही
रही हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर मैंने आपको दोनों क्वेश्चन एक साथ देने शुरू कर दिए तो आपका माइंड जो है उसी तरह से सेट हो जाएगा, ईजी चीज़ों की तरफ सेट हो जाएगा। अब आपको डिफ़िकल्टी हो रही है कि मैम पहले इंग्लिश का बोलती है, फिर हिंदी का बोल रही हैं, फिर से इंग्लिश का बोल रही हैं, तो लेकिन यही बेस्ट तरीका होगा। इससे क्या होगा, जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे ना तो आपका वो फ्लो बना रहेगा कि पहले आप इंग्लिश का क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपको वहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, फिर आप नीचे आएंगे, फिर से आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये हैबिट आपको डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में भी इसी तरह से आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन दोनों साथ मिल गए, ऐसा ईजीनेस जो है वो वहाँ पर नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर डिफ़िकल्टी से अच्छा है कि आप अभी से उसी चीज़ को लेकर चलें, तभी आप अच्छे से अपना जो एग्ज़ाम है वो दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंटिफिक लॉ। यहाँ पर हमको बताना है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो विज्ञान के नियमों की सटीक व्याख्यान करता है, एक्सप्लेन करना है। तो पॉजिटिव पॉइंट हमको यहाँ पर बताना है, साइंटिफिक लॉ आर डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल जो होते हैं आपके फिनोमिना। बिल्कुल ये हो सकता है, विज्ञान के जो नियम हैं वो दर्शनीय परिघटनाओं में आपसी संबंधों की व्याख्यान करते हैं। देखिए साइंस में जब भी ऑब्जर्वेशन आती है, हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद ही हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं या विज्ञान के किसी नियम पर हम आते हैं। जैसे अगर मैं न्यूटन के नियम की बात करूं, जो न्यूटन के लॉ हैं, तो वो चीज़ें देखी गई कि पृथ्वी जो है वो हमेशा घूम ही रही है। क्यों घूम रही है, क्यों नहीं रुक रही वो? क्योंकि वहाँ पर कोई बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नहीं कार्य कर रहा, ठीक है। लेकिन हम जब कोई बॉल फेंकते हैं तो वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई बाह्य बल जो है, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कार्य करती है, जिसकी वजह से वस्तु रुक जाती है। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि जो चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट अवस्था में ही रहती है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल बल ना लगे। कोई चीज़ अगर चल रही है तो वो कभी नहीं रुकेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल बल ना लगे। जैसे पृथ्वी हमेशा चल रही है, कोई घर पर सामान रखा है तो वो रखा ही रहता है, जब तक आप उस पर एक्सटर्नल बल नहीं लगाते तो वो अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। तो हमने पहले क्या करा, वो चीज़ें ऑब्जर्व करी। तो जो साइंटिफिक लॉ होते हैं वो आपका डिस्क्रिप्शन होते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जो आपकी ऑब्जर्वेबल फिनोमिना है, जो आपने देखा, जो आपने दर्शनीय परिघटनाएं देखी, उनके अकॉर्डिंग ही हमारे जो विज्ञान के नियम हैं वो आते हैं। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर इसकी सटीक व्याख्यान जो है वो करेगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आंसर होगा। बाकी सारे पॉइंट्स भी देख लेते हैं। साइंटिफिक लॉ आर प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक थ्योरी। नहीं, ये नहीं हो सकता कि जो विज्ञान के नियम है वो विज्ञान के प्रबल सिद्धांतों का निष्कर्ष है। थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉ नहीं बनते। जब हम चीज़ें देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया, उसके अकॉर्डिंग लॉ बनते हैं। तो ये पॉइंट हो गया बाहर। फिर तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, विज्ञान के नियमों का स्तर वैज्ञानिक सिद्धांतों के स्तर से ऊंचा होता है। कभी भी कंपैरिजन आ जाता है तो वो कभी भी अच्छा नहीं होता कि साइंटिफिक लॉ हैव अ हायर स्टेटस देन साइंटिफिक थ्योरी। हम तो साइंस को इक्वल लेकर चलते हैं, उसमें ऐसा थोड़ी कि लॉ को ज़्यादा वर्चस्व दिया जाता है, थ्योरी सिद्धांतों को कम वर्चस्व दिया जाता है। तो ये निगेटिव पॉइंट हो गया। साइंटिफिक थ्योरीज आर मोर लेजिटिमेट प्रोडक्ट ऑफ साइंस देन साइंटिफिक लॉ। फिर से यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है कि विज्ञान के नियम की तुलना में जो विज्ञान के सिद्धांत हैं वो विज्ञान के अधिक तर्क निष्कर्ष होते हैं। तो ये सारे के सारे इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं है। तो जो विज्ञान के नियम की सटीक व्याख्यान कर रहा है, सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है साइंटिफिक लॉ का, वो हमारा पहला ऑप्शन ही हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। A teacher poses the following question to her class 7th student, which is heavier, 1 kg of cotton or 1 kg of iron? She finds that large number of students think that 1 kg of iron is heavier than 1 kg of cotton. Which of the following strategies would be the least? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा लीस्ट, सबसे कम उपयोगी कौन सी होगी इन एड्रेसिंग दिस आइडिया। एक शिक्षिका है, अपनी 7वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनसे निम्नलिखित प्रश्न जो है वो पूछती है, कौन सा अधिक भारी है, 1 kg की रुई या 1 kg का लोहा। वह पाती है कि जो छात्र हैं वो यह मानते हैं कि जो 1 kg का लोहा है वो 1 kg की रुई से जो है वो अधिक भारी है, तो वो लोहे को ज़्यादा भारी बताते हैं। इस विचार को संबोधित करने के लिए कौन सी रणनीति सबसे कम मददगार होगी वो हमको बताना है। घनत्व की संकल्पना की परिभाषा देना, देखते ही समझ में आएगा, यही सबसे कम मददगार रणनीति होगी। कभी भी हमें परिभाषाएं नहीं देनी होती हैं, हमें सबसे पहले
जो है बच्चे को एग्जाम्पल या एक्टिविटी के थ्रू चीज़ों तक लेकर जाना होता है। आसपास की चीज़ों से कनेक्ट करते हुए हम उनको पढ़ाएंगे और जब उनको चीज़ें समझ में आने लगेंगी तब टीचर खुद से एक डेमो करके दिखाएगा और उसके बाद जो है फिर बहुत लास्ट में आकर जब बच्चों को पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होते हैं उसके बाद परिभाषा जो है वो सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो यहाँ पर यही सबसे कम मददगार होगा कि डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी, हम सीधा उनको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ा दें और बस काम खत्म। देखिए यहाँ पर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्यों आया, देखिए अगर खाली ये पूछ रहा है विच इज़ हैवियर 1 kg ऑफ कॉटन और 1 kg ऑफ आयरन, तो अभी दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों 1-1 किलो हैं। लेकिन जब इस क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा कि 1 kg ऑफ कॉटन एंड 1 kg ऑफ आयरन इन एयर में बात करें या वाटर में बात करें तब चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि एयर में क्या होगा, कॉटन जो है वो हल्की ही रह जाएगी और जो आयरन है वो ज़्यादा भारी प्रतीत होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी कॉटन की, क्योंकि इसका डेंसिटी जो है वो इसकी डेंसिटी जो है वो कम होगी, क्योंकि डेंसिटी जो घनत्व होता है वो मास द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो जब इसका मास कम होगा, मास कम फील होगा, तो इसकी जो डेंसिटी है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, है ना। और डेंसिटी कम होने की वजह से जो एयर के पार्टिकल है नीचे से वो ज़्यादा जो है अपना फोर्स लगा पाएंगे और इसको रोकने में मदद होंगे। तो अगर हम ऊपर से फेंकेंगे तो आप देखेंगे एक कॉटन की जो 1 kg की कॉटन है उसको नीचे आने में ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू 1 kg ऑफ आयरन, वो जल्दी नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एयर में ज़्यादा भारी है। क्यों भारी है? क्योंकि वहाँ पर जो कॉटन की डेंसिटी है वो कम है, लेकिन जो आयरन की डेंसिटी है वो वहाँ पर ज़्यादा होती है। ऐसे ही वाटर में हो जाएगा, वाटर में आप रुई डालेंगे 1 किलो की तो वो थोड़ा टाइम तैरेगी, है ना, और जो आयरन है वो डूब जाएगा। सेम वहाँ पर यही हो रहा है, आयरन की डेंसिटी वहाँ पर ज़्यादा इसलिए वो डूब गया, वो भारी प्रतीत होगा। लेकिन जो कॉटन है वो तैर रही है, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है पानी से, तो वो पानी में तैर रही है, नीचे से बुआंट फोर्स काम कर रही है उस पर। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो लेकिन तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पर इन्होंने डेंसिटी को रखा है। तो यहाँ पर हम सीधे डेफिनेशन नहीं बताएंगे डेंसिटी की, डेंसिटी क्या है, हम बच्चों को एग्जाम्पल देंगे, पूरा सिखाएंगे, कराएंगे, तब जाकर हम चीज़ों को जो है बाद में लास्ट में एक्सप्लेन करते हैं। तो यही लिस्ट जो है आपका यूज़फुल हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन भी देख लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ टू टाइप ऑफ टू बाय स्केल्स, बिल्कुल तुला द्वारा दोनों की समतुल्यता का प्रदर्शन करेंगे। ये सारी चीज़ें हम करेंगे क्योंकि हम एक्टिविटी कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू हैंडल एंड वेट कॉटन बॉल एंड आयरन ब्लॉक ऑफ डिफरेंट साइजेस, बिल्कुल यहाँ पर हम ये भी करेंगे। विभिन्न आकार के जो रुई के गोले हैं या लोहे के गुटके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट होता है डेंसिटी में। आपको पता होगा घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, द्रव्यमान अपॉन आपका जो आयतन होता है। तो कहीं ना कहीं आयतन, तो यहाँ पर टीचर ये भी कर सकता है कि जो विभिन्न आकार की रुइयाँ हैं या लोहे हैं उनको हस्त प्रयोग करके तोलने के अवसर देगा, क्योंकि बच्चों को बहुत से कॉन्सेप्ट वहाँ पर समझ में जाएंगे कि डेंसिटी, मास, वॉल्यूम ये सब क्या रोल प्ले कर रहे हैं आपका पूरे एक ऑब्जेक्ट में। फिर क्या है, भारीपन और घनत्व के बीच के अंतर की व्याख्यान करना, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट बिटवीन हैवीनेस एंड डेंसिटी, वो पूरा एक्सप्लेन करेगा कि हैवीनेस और डेंसिटी क्या होता है, अलग अलग वो चीज़ें समझाएगा। लेकिन यहाँ पर जो लीस्ट होगा वो यही हो जाएगा, डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, बाहर कर देंगे ऑप्शन को, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4। रिसर्च टेल अस दैट चिल्ड्रन कम टू फॉर्मल साइंस लर्निंग विद मैनी प्रायर आइडियाज दैट डू नॉट मैच विद द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज आइडियाज, वो हमको यहाँ पर बताना है। शोध बताते हैं कि जो बच्चे औपचारिक विज्ञान अध्ययन जब हम कराते हैं, ऐसे कई पूर्व विचार लेकर आते हैं जो वैज्ञानिक व्याख्याओं से मेल नहीं खाते। तो निम्न में से क्या इन विचारों के संदर्भ में सही नहीं है, वो हमको बताना है। देखिए बच्चों के मन में चीज़ें अलग होती हैं और टीचर जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बोलती हैं वो अलग होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। बच्चे से बोला जाए स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जाओ, तो बच्चा बहुत डरेगा, बच्चा डर जाएगा, बच्चा कहेगा मैं डूब जाऊँगा इसमें, मतलब वो करेगा नहीं, वो डरेगा, क्योंकि उसके मन में अभी क्या है कि वो समझता है कि पानी में जाने से मैं डूब जाऊँगा। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर एक अलग कॉन्सेप्ट भी काम करता है। जो बच्चा है, आप देख रहे हैं एक बच्चा पानी में तैर रहा है और एक बच्चा डूब जा रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर उसने डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझ लिया। उसने समझ लिया कि
कि अगर मैं अपनी डेंसिटी कम कर लेता हूँ, और वो कैसे करूँगा, पानी को हटाकर। जितना पानी वो हटाएगा नीचे से उतना ही बुआंट फोर्स आएगा, और बुआंट फोर्स नीचे से आएगा तो उसका जो वेट है वो कहीं ना कहीं कम होता प्रतीत होगा, जिसकी वजह से वो स्विमिंग कर पाएगा। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट है, साइंस की एक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन बच्चा अभी इसको नहीं मान रहा। बच्चा तो अभी यही समझ रहा है कि अगर मैं पानी में जाऊँगा तो मैं पानी में डूब जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे का आइडिया है और जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है वो कहीं ना कहीं मैच नहीं खा रही है ना। शोध बताते हैं इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा आइडिया जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज आइडियाज़। ये जो आइडियाज़ बच्चों के मन में आ रहे हैं तो कौन सा इनके बारे में सत्य नहीं है। दे आर बेस्ड ऑन एवरीडे एक्सपीरियंस। बिल्कुल ये इनके जो रोज़मर्रा के एक्सपीरियंस होते हैं उनके आधार पर होते हैं, ये रोज़मर्रा के अनुभव के आधार पर बनते हैं। जैसे बहुत से बच्चे पानी में जाएंगे तो वो अभी उनको स्विमिंग नहीं आती, तो कहीं ना कहीं वो डूब सकते हैं, तो उनको उनके जो अनुभव है उनके आधार पर ही वो अपने मन में जो चीज़ें होती हैं वो बना लेते हैं। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, दे कैन बी चेंज इजीली उनको बदला जा सकता है। ये ही यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये आसानी से बदले जा सकते हैं नहीं। बच्चे को ये जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं या साइंटिफिक थ्योरीज़ हैं या जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है उनको बहुत ही आसानी से समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि बच्चा अभी भी यही समझ रहा है। वो बहुत डरेगा, बहुत टाइम बाद जब वो देखने लगेगा कि हाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है, नहीं मैं पानी में नहीं डूबूंगा, तब जाकर उसका जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज होगा। बच्चा जो सोचता है उसको आसानी से नहीं बदला जा सकता। बच्चे बहस करते हैं, साइंस में यही होता है, साइंस में बहस होती हैं, एविडेंस को प्रूफ करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाकर बच्चे जो हैं, जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, जो आपके यहाँ पर क्या दिए हुए गए हैं वैज्ञानिक व्याख्याएं हैं, उन पर बच्चे जाकर तब कहीं जाकर यकीन करते हैं। ऐसे ही वो वैज्ञानिक व्याख्याओं पर यकीन नहीं कर लेते, तो उनके विचारों को आसानी से नहीं बदला जा सकता, और यहाँ पर बोल सकते हैं हम उसको बदल सकते हैं। इसलिए यही ऑप्शन हमारा यहाँ पर उनके आइडियाज़ के बारे में सही नहीं होगा। बाकी दे इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन स्कूल लर्निंग, ये बच्चों के विद्यालय अधिगम पर प्रभाव डालते हैं, बिल्कुल उस चीज़ पर भी प्रभाव डालते हैं। इवन अडल्ट कैन होल्ड दीज आइडियाज़, देखो ये आइडियाज़ तो कोई भी रख सकता है, वयस्क हो अडल्ट हो वो भी ऐसे विचार रख सकता है, उसकी भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से हो सकता है उसका आइडिया मैच ना कर रहा हो। तो ये पॉइंट भी सही है। तो पहला ऑप्शन ही सेकंड ऑप्शन ही जो हो जाएगा यहाँ पर नॉट ट्रू हो जाएगा। ये यहाँ पर सही मेल नहीं खाएगा, सही नहीं होगा। इनके विचारों के संदर्भ में ये आसानी से बदले जा सकते हैं, यही पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हाट अकॉर्डिंग टू सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। देखिए सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है, सामाजिक संरचना की बात हो रही है। इज द मोस्ट क्रूशियल टीचिंग स्ट्रैटेजी फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट अ मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। सामाजिक संरचना के अनुसार विद्यार्थियों में विज्ञान की एक अर्थपूर्ण समझ बनाने के लिए कौन सी योजना सबसे निर्णायक शिक्षण योजना होगी। जैसे सामाजिक संरचना के अकॉर्डिंग, मतलब समाज में, जैसे समाज में कोई रिसर्च के अकॉर्डिंग रिसर्च चल रही है, अब बच्चों को उस रिसर्च में कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे वो बोलेंगे वहाँ पर, वो सारी चीज़ें हमें बच्चे के अंदर डेवलप करनी है। सामाजिक संरचना के अनुसार जो विद्यार्थियों की विज्ञान की एक अर्थपूर्ण समझ है उसको हमें बनाना है। तो उसके लिए सबसे अच्छी शिक्षण योजना कौन सी होगी, टीचिंग स्ट्रैटेजी जो है वो कौन सी होगी, वो हमको यहाँ पर बतानी है। फ्रिक्वेंटली कंडक्टिंग एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट यूजिंग एक्टिविटी गाइड, ये तो बिल्कुल भी अच्छी तरीका नहीं होगा कि विद्यार्थियों के लिए जो क्रियाकलाप संदर्शिका है, जो एक्टिविटी गाइड बुक है, उसका उपयोग करके जो क्रियाकलाप हैं, जो एक्टिविटी है, उनको बार बार आयोजित करना नहीं। हमें बच्चे के अंदर सामाजिक संरचना डेवलप करनी है। हमको बच्चे को बताना है कि जब कोई कहीं रिसर्च चल रही है, कुछ हो रही है, तो आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे बोलना है, कैसे वहाँ पर डिबेट करनी है, क्या क्या पॉइंट्स आपको रखनी है, तो वहाँ पर उसको कैसे बिहेव करना है, वो चीज़ें समझानी है। तो उसके लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि स्कूल में एक्टिविटी बार बार उसको गाइड बुक से बोल रहे हैं करके दिखाओ, नहीं, ये कहीं से मेल नहीं खा रहा इससे। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, आस्किंग स्टूडेंट टू प्रिपेयर मॉडल टू डेमोन्स्ट्रेट साइंटिफिक आइडियाज़, नहीं ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को वैज्ञानिक विचारों का निर्देशन करते मॉडल बनाने को कहना। देखिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने ये पॉइंट पकड़ लिया होगा कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को ध्यान में रखना है, सामाजिक संरचना के अकॉर्डिंग ही हमें साइंस की टीचिंग की जो है वो हमको उसके अंदर डेवलप करनी है, तो ये पॉइंट यहाँ पर फिर हमारा सही नहीं होगा। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू सॉल्व गुड नंबर ऑफ न्यूमेरिक प्रॉब्लम, ये तो बिल्कुल बाहर हो जाएगा कि जो संख्यात्मक प्रश्न है उनको हल करने के लिए हम विद्यार्थियों को उत्साहित करेंगे, इससे कुछ भी उनके अंदर जो सामाजिक संरचना है वो समझ जो है वो उनके अंदर नहीं बनेगी, तो ये ऑप्शन हो गया बाहर। विज्ञान के विषय में बोलना, सोचना, बहस करने और लिखने के लिए विद्यार्थियों की मदद करना, इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है वो कहीं ना कहीं जो
जो है वो डेवलप होगा। वो एक क्रूशियल टीचिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर हो जाएगी कि हम बच्चे को मदद कर रहे हैं कि कैसे बोलना है, कैसे सोचना है, कैसे आर्ग्यू करना है, कैसे राइटिंग करनी है अबाउट साइंस, और ये पॉइंट यहाँ पर मोस्ट सुटेबल होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी लीस्ट हेल्पफुल फॉर असेसिंग द थॉट प्रोसेसेस और आइडियाज़ ऑफ साइंस लर्नर। विज्ञान के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण विचारों का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे कम मददगार होगा। आपको बच्चे के विचारों का मूल्यांकन करना है, बच्चे के जो थॉट प्रोसेस हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो आपको उसका एसेसिंग करनी है, उसका मूल्यांकन करना है। तो कौन सा लीस्ट हेल्पफुल होगा, मतलब कौन सा अच्छा मेथड नहीं होगा, वो हमको यहाँ पर बताना है। अब देखिए, किसी भी बच्चे के थॉट प्रोसेस, आइडियाज़ का मूल्यांकन आप ऐसे कर सकते हैं, आस्किंग स्टूडेंट टू प्रिपेयर अ चार्ट पोस्टर फॉर एग्जीबिशन एंड डिस्प्ले। देखिए, आपको उसकी थॉट प्रोसेस, आइडिया जानना है। एक चार्ट या पोस्टर बनवाने से ये चीज़ नहीं हो पाएगी, और यही यहाँ पर हमारा सबसे कम मददगार होगा बच्चे के दृष्टिकोण और विचारों के मूल्यांकन के लिए। क्योंकि चार्ट पेपर पर कुछ बनवाने से हम बच्चे का थॉट प्रोसेस क्या है, बच्चे के मन में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें घूम रही हैं साइंस को लेकर, वो हम वहाँ पर नहीं जान पाएंगे। बाकी सेकंड ऑप्शन देखते हैं, पोस्टिंग क्वेश्चन टू स्टूडेंट इन अ वन ऑन वन कन्वर्सेशन। बिल्कुल, विद्यार्थियों से एक एक करके प्रश्न पूछना, इससे टीचर जरूर कुछ ना कुछ जान पाएगा कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। तो वो क्वेश्चनिंग करेगा, तो क्वेश्चनिंग से उनके विचारों का मूल्यांकन करने में उसको मदद मिलेगी। गहनता से विद्यार्थियों से साक्षात्कार कराना, इंटरव्यूइंग स्टूडेंट इंटेंसिवली, मतलब बच्चों का इंटरव्यू ले रहा है। देखिए, एसेसिंग, ये जो मूल्यांकन होता है ना, मूल्यांकन जब हम करते हैं तो उसमें इंटरव्यू वगैरह आते हैं, ये हमारे क्वालिटेटिव कैटेगरी के अंदर आता है। मतलब हम क्वालिटी के आधार पर बच्चे को एसेस कर रहे हैं, और साइंस में हमेशा यही होता है कि बच्चे का जो हम असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, वो उसकी क्वालिटी, ना कि क्वांटिटी, मतलब नंबर के बेसिस पर नहीं करते, जो उसकी क्वालिटी है, उसके जो गुण हैं, उनके आधार पर करते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं इंटरव्यू आता है कि जिसमें हम बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं, और बच्चे की जो प्रॉब्लम्स हैं, थॉट प्रोसेस हैं, वो चीज़ें हम वहाँ पर जान पाएंगे। तो ये मेथड भी जो है यहाँ पर सुटेबल होगा। आस्किंग स्टूडेंट टू डिपिक्ट देयर थॉट प्रोसेस थ्रू कॉन्सेप्ट मैप, डायग्राम, स्केच। बिल्कुल, विद्यार्थियों से अपने विचारों को नक्शे, चित्र, रेखा चित्रों जैसी अवधारणाओं द्वारा व्यक्त करने के लिए कहना। ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि बच्चे जो हैं, जो भी वो उनके मन में चल रहा है, उस चीज़ को किसी चीज़ पर ड्रॉ कर कर दिखाएं। तो ये तीनों पॉइंट पॉजिटिव हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है कि हमने बच्चों से सिंपली बोल दिया कि आप चार्ट बनाओ, तो उससे हम बच्चे का थॉट प्रोसेस का मूल्यांकन, जो उसकी दृष्टिकोण है या उसके विचार हैं, उनका मूल्यांकन हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर लीस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस इन साइंस। विज्ञान में परिकल्पना परीक्षण के लिए निम्न में से क्या सबसे उपयुक्त है, ये हमको बताना है। हमें बच्चे की जो परिकल्पना स्किल है उसका टेस्ट करना है कि बच्चे की परिकल्पना बच्चा कैसी परिकल्पना करता है विज्ञान में। तो कौन सा मेथड यहाँ पर सही होगा। देखिए, ऑब्जर्वेशन तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऑब्जर्वेशन तो खुद एक परिकल्पना की कैटेगरी में ही आता है, वो सोच रहा है। अब हम भी सोचेंगे तब हम उससे पता लगा पाएंगे कि बच्चा क्या सोच रहा है, नहीं, ये तो बाहर हो गया। अब किसी भी बच्चा ने जो भी परिकल्पना की है वो हमें तभी पता चलेगी जब बच्चा उसको प्रयोग करना, मतलब हम उससे कुछ प्रयोग करवाएंगे, कोई एक्सपेरिमेंटेशन जब हम उससे करवाएंगे तो हम उसकी परिकल्पना का टेस्ट कर पाएंगे कि उसने दिमाग में क्या सोचा था कि मुझे किस तरह से इस चीज़ को प्रोसेस करना है, किस तरह से इसका एक्सपेरिमेंट करना है। तो टेस्टिंग का हाइपोथेसिस के लिए सबसे उपयुक्त जो होगा वो होगा प्रयोग करना। हम बच्चे से एक्सपेरिमेंट कराएंगे, उससे बच्चे की जो हाइपोथेसिस है वो सामने बाहर आ जाएगी। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आंसर होना चाहिए। बाकी ग्रुप डिस्कशन यहाँ पर नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो नहीं होगा, तो सारे ऑप्शन बाहर हो जाएंगे। बस ये याद रखेंगे, जब भी परिकल्पना कोई बच्चा कर रहा है तो उसका परीक्षण हम उससे प्रयोग करवा कर सकते हैं कि उसने जो भी सोचा होगा वो हमें उसके प्रयोग में दिख जाएगा, उसके एक्सपेरिमेंट में हमें दिख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, अ स्टूडेंट सेज दैट substances such as flour and salt are liquid because they take the shape of the container in which they are put. What would be your response to the student claim? ठीक है, बहुत सिंपल है। बच्चा बोल रहा है क्या कि जो आटा और नमक जैसे पदार्थ होते हैं वो द्रव होते हैं। बच्चा गलत बोल रहा है, ये तो सॉलिड में ही आते हैं। अब बच्चा इसको द्रव क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसने पढ़ा होता है कि लिक्विड जो होता है, जैसा कंटेनर होता है, उसी की शेप ले लेते हैं।
क्योंकि वे जिस पात्र में जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। तो विद्यार्थी के इस दावे का आप क्या उत्तर देंगे, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो पहली बात तो बच्चा गलत सोच रहा है कि वो लिक्विड नहीं है। तो अब हम यहाँ पर उसकी जो 4 ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि टीचर इसमें क्या जो है वो रेस्पॉन्स देगा। अ मटेरियल दैट इज़ लिक्विड हैज़ नो शेप, इट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन इट इज विच इन इट इज़ पोर्ड। ठीक है, वो चीज़ तो होती है। सो सॉल्ट एंड फ्लोर आर लिक्विड, बिल्कुल गलत बात है, आपको पता है जो सॉल्ट और फ्लोर होते हैं वो लिक्विड नहीं होते। तो ये ऑप्शन तो यहाँ से बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसमें टीचर भी क्या कह रहा है कि ये एक द्रव पदार्थ ही है। द्रव पदार्थ का कोई निश्चित आकार नहीं होता, वो जिस पात्र में डाले जाते हैं उनका आकार ले लेते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं नमक और आटा जो है वो द्रव है। ये तो बच्चा ही कह रहा था, लेकिन बच्चा तो गलत कह रहा था, अब उसको ऐसे थोड़ी ठीक करेंगे। तो ये ऑप्शन हो गया बाहर। दे आर सॉलिड, बिल्कुल वो सॉलिड है। बिकॉज इवन दो अ होल मास ऑफ टाइनी ग्रेन्स ऑफ फ्लोर और सॉल्ट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, ईच इंडिविजुअल ग्रेन डज। यहाँ पर बिल्कुल टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया, ये ठोस हैं, क्योंकि चाहे आटा या नमक के जो छोटे कण हैं, छोटे कणों की जो संपूर्ण मात्रा का कोई नियत आकार नहीं है, लेकिन हर एक एकल कण जो है वो एक सॉलिड है। मतलब अगर मैं ये कहूँ ये सारे सॉल्ट के कण हैं, ये एक साथ तो क्या कर रहे हैं, कोई एक शेप ले लेते हैं जैसे कंटेनर में जाते हैं, लेकिन जो एक पर्टिकुलर कण है, एक सिंगल पार्टिकल है, वो एक सॉलिड है। इसी वजह से हम पूरा सॉलिड बोलेंगे उसको। तो ये यहाँ पर टीचर ने सही जो है रेस्पॉन्स दिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सुटेबल आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन बाहर होंगे। यहाँ पर भी क्या बोल रहा है कि ये कह रहा है ये लिक्विड नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट एग्जिबिट द वेटिंग प्रॉपर्टी। ये तो वेट वगैरह कुछ बोल रहा है कि वेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए हम उनको लिक्विड नहीं बोलते। तो ये बात भी गलत है। द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड इज इनकम्प्लीट एट इट डज नॉट एकोमोडेट सब्सटेंसेस सच एज फ्लोर और सोल्ट। ठोस की परिभाषा अधूरी है, क्योंकि यह आटा और नमक जैसे पदार्थ को जो है समायोजित नहीं करता। उसमें ये क्या बच्चे टीचर ने टाल दिया, ये बोल दिया कि हमने क्या करा, सॉलिड से बाहर कर दिया आटा नमक को। ठीक है, कभी कभी बहुत जब हम छोटे थे टीचर को भी अगर पता नहीं होता था तो टीचर ऐसे ही कर देता, ये चीज़ उसमें नहीं आती, इसको छोड़ो छोड़ो, मतलब इस तरह की चीज़ें जो कि अब बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो ठोस की परिभाषा अधूरी है, क्योंकि यह आटा और नमक जैसे पदार्थों को समायोजित नहीं करता। तो ये तो बिल्कुल बाहर है। तो ऑप्शन नंबर 2 में ही हमें जो बच्चे का डाउट है, जो बच्चा गलत अवधारणा लेकर घूम रहा है, वो टीचर ने वहाँ पर सही रेस्पॉन्स दिया है। तो ऑप्शन 2 हो गया हमारा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज कैन प्रोवाइड द मोस्ट मीनिंगफुल क्लैरिफिकेशन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। निम्न में से कौन सी रणनीति प्रकाश के प्रकीर्णन की जो अवधारणा है उस पर सार्थक स्पष्टीकरण प्रदान कर सकती है। ये हमको बताना है कि मतलब बच्चे को एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं हम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश 7 रंगों में बिखर जाता है, विवियोर वाले जो कलर होते हैं, तो वो चीज़ है। ठीक है, उसका मीनिंगफुल क्लैरिफिकेशन कैसे होगा। चार्ट शोइंग अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाने वाला चार्ट नहीं, चार्ट के माध्यम से आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होंगी, तो यहाँ पर ये तो नहीं होना चाहिए। एनिमेटेड वीडियो आपने दिखा दी, नहीं, ये भी अच्छा नहीं होगा। साइंस में क्या होता है, आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस उनको दें, रियल लाइफ एग्जाम्पल उनको दिखाएं, तभी चीज़ें उनके माइंड में अच्छे से फिट होंगी। तो यहाँ पर देखिए 3rd ऑप्शन जब हम देखते हैं ना, ये देखिए, ऑब्जर्विंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑन अ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय द लर्नर। शिक्षार्थियों द्वारा कोलाइडल विलयन पर प्रकाश के प्रकरण का अवलोकन। यहाँ पर बच्चे रियल में जो प्रकाश का प्रकरण है उसको खुद से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यही चीज़ें साइंस में होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर बेस्ट सुटेबल होगा, जिसमें क्लैरिफिकेशन हो पाएगा किसका, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकरण। बाकी फोकस ग्रुप डिस्कशन, प्रकाश के प्रकरण पर फोकस समूह चर्चा कराना, ये यहाँ पर सही नहीं होगा। तो बेस्ट सुटेबल आंसर जो है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर फिट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको दिल से अच्छा लगता है प्लीज़ उसको लाइक करें। आपके सपोर्ट की इस चैनल को बहुत बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप ही इस चैनल को जो है आगे तक पहुँचाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है इसमें बच्चे मेरी मदद करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस क्लासरूम। यहाँ पर हमको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी विज्ञान कक्षाओं का लक्षण नहीं है। रचनावादी मतलब जहाँ पे बच्चे कुछ रचना करते हैं, क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, प्रोजेक्ट वर्क, एक्सपेरिमेंट, रिसर्च वर्क, ये सारी चीज़ें होती हैं, हैंड ऑन एक्टिविटीज़, ये सब रचनावादी विज्ञान के अंदर जाती है। कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस जो है वो उसके अंदर आती है। तो यहाँ पर हमें बताएं कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। स्टूडेंट डिस्कसिंग वेरियस वे ऑफ सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यहाँ पर ये कह रहे हैं बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, छात्र क्या है, एक आंकिक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल ये रचनावादी सोच को प्रमोट करता है। जैसे साइंस में न्यूमेरिक क्वेश्चन आते हैं
उनको हल करने के लिए जब बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं और डिस्कशिंग जो होती है वो साइंस में एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, चीज़ों को डिस्कस करके ही हम निष्कर्ष जो कंक्लूजन है उस पर पहुंचते हैं, तो ये तो यहाँ पर हो जाएगा सही। ये हमारी कहीं ना कहीं रचनावादी जो सोच है, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो सोच है वो कहीं ना कहीं इसमें दिख रही है। फिर क्या है, टीचर इग्नोरिंग स्टूडेंट एररनेस रिस्पॉन्स, यही यहाँ पर करेक्टरिस्टिक नहीं होगा। शिक्षिका क्या कर रही है, छात्रों के त्रुटिपूर्ण उत्तर को अनदेखा कर रही है, मतलब जहाँ बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं टीचर उनको इग्नोर कर रहा है, उनको छोड़ रहा है, अनदेखा कर रहा है, तो ये तो बहुत ही गलत है। रचनावादी सोच में तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों की त्रुटियों को ही तो दूर करना है, उनको समझाने की कोशिश करनी है, थोड़ी है जो उनकी गलतियां हो रही हैं उनको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो यही यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही नॉट अ करेक्टरिस्टिक के अंदर जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन भी देख लेते हैं। टीचर लर्निंग टू स्टूडेंट कन्वर्सेशन ड्यूरिंग अ फील्ड ट्रिप, बिल्कुल ये तो सही हो जाएगा। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान क्या करे, शिक्षिका बच्चों की बातचीत को ध्यानपूर्वक सुन रही है, उसमें बच्चों का वो असेसमेंट कर लेगी, बच्चों का जो आकलन है वो वहाँ पर मूल्यांकन जो है कहीं ना कहीं टीचर कर पाएगी। तो ये तो एक रचनावादी सोच की तरफ ही जा रहा है कि बच्चे आपस में जो डिस्कशन कर रहे हैं टीचर भी जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रही है और उनकी कन्वर्सेशन को सुन रही है। स्टूडेंट प्लानिंग फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, ये भी बिल्कुल रचनावादी की तरफ है। बच्चे जो है अन्वेषण की योजना बना रहे हैं कि उनको लग रहा है उनके दिमाग में कुछ आइडिया थॉट प्रोसेस आया होगा, तो उनके दिमाग में आया कि चलो कुछ योजना बनाते हैं, अन्वेषण करते हैं, कुछ नई खोज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो रचनावादी जो है विज्ञान की तरफ लेकर जाती हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर जो निगेटिव पॉइंट है वो सेकंड है, तो ऑप्शन सेकंड हो गया यहाँ पर हमारा आंसर। इस तरह से हमने ये पेडागोजी के 10 क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें।